बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। आपका दिन अच्छा बनाने के लिए हम हाजिर हैं और अमूमन हम मौसम की बात करते हैं। लाहौर की मौसम जो है खासकर डिस्कस होता है, लेकिन एक खास वाकया जिसकी वजह से बहुत ही तशवीश थी, सुबह उठते ही खबर मिली, अफसोसनाक वाकया हुआ है भाटी गेट के करीब। एक गटर में गिरी माँ बेटी जो है, जिनका नाम अब सादिया बताया जा रहा है, वो रात गए गटर में गिर गई। इसके बाद इत्तला दी गई इंतजामिया को और बताया गया कि ऐसा वाकया पेश आया। तो पहले तो उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि ऐसा कोई वाकया हुआ है, क्योंकि ये उनके अकॉर्डिंग टेक्निकली ऐसा नहीं हो सकता था। और फिर अब क्या हुआ है जनाब, इस वाकये की अपडेट ये है कि सादिया नामी खातून की लाश मिल गई है, जबकि जो बच्ची है जो 9 माह की बच्ची है, उसकी तलाश अब भी जारी है। दोनों जो फैमिली समेत शोरकोट से दाता दरबार सलाम करने आई थी, ये अब तक की रिपोर्ट में बताया जा रहा है। अचानक माँ बेटी के गायब होने पर उनकी फैमिली में तशवीश पैदा हुई और उन्होंने पुलिस से राबता कर लिया। फिर वज़ीर आला की हिदायत पर तमाम महकमे इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ रहे। इंतजामिया ने पहले ऐसा कोई हादसा पेश आने से इनकार कर दिया था, जिस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। खातून की लाश 5 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। फिर DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान के मुताबिक सेफ सिटी ने कैमरों की मदद से फैमिली की जो सारी तफसील है वो फराहम की उन्हें, और कैसे ये लोग रिक्शे पर आए, कहाँ पार्क किया, कैसे इस तरफ आए। अहले खाना जैसे कहेंगे कि वैसे कार्रवाई की जाए तो वो वैसे ही करेंगे। और वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है सारे मामले पर। कमेटी के जो कन्वीनर हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे और कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया है। ये सारी वाकया इस पर हमने करनी है बात। और इसके इर्द गिर्द एतराफ में इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से जो मैन होल्स हैं, इस तरह के वाकयात जो हैं वो रूनुमा हो सकते हैं। तो इसी वजह से मुअत्तल किया है। हमारी नुमाइंदा इकरा लियाकत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो वाकया है, इसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो शेयर हुई है, उसमें क्या तफसीलात अभी सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये जो वाकया कल रिपोर्ट हुआ था कि इस्लामाबाद से एक फैमिली जो है लाहौर दाता साहब जो है सलाम करने की वजह से आई थी, और बाद में जब वो फैमिली के 4 लोग थे, 2 खवातीन थी और 2 मर्द थे, वो बाहर निकलते हैं तो जो सादिया नामी खातून है उसके पास 9 माह की बच्ची थी, तो वो जो है एक मेन होल गटर में गिर जाती है। और उसके बाद पहले तो ये खबरें बताई जा रही थी कि जी खबर फेक है, इस पर किसी किस्म का एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उसकी जो फैमिली थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो है मामला मुकम्मल तौर पर जो है उलट हो गया, और उसके बाद उसके शाह ने जैसे जैसे बताया था कि मेरी बीवी मेरे साथ जो है दाता साहब से बाहर निकली सलाम करके, तो जो मेन भाटी चौक है जहाँ पर परिंदा मार्केट कभी हुआ करती थी, और इस वक्त जो है वहाँ पर खुदाई का काम और तरक्याती मंसूबे जारी हैं, और वहाँ पर काफी बड़े बड़े मेन होल जो है वो खुले हुए थे। वहाँ पर खातून और बच्ची साथ में गिर गई थी, तो काफी 7-8 घंटे के मुसलसल ऑपरेशन के बाद खातून की लाश तो मिल गई थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं जारी है, बल्कि मुख्तलिफ जहाँ पर पानी गुजर के जा रहा है वहाँ पर छोटी बच्ची की जो है वो तलाश जारी है, और उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सुबह के वक्त दोबारा शुरू किया गया था। रात के वक्त इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था, जबकि जो उसके वर्षा है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और उनका यही कहना है कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी जो वो 9 माह की बच्ची है उसकी लाश नहीं मिल जाती है। लेकिन मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां उनकी जानिब से ये कहा गया है कि यहाँ पर तमाम इलाका जो है इसको रेड जोन करार दिया जाए और इसमें हिफाजती इक़दाम किया जाए। जहाँ पर तरक्याती काम जारी है वहाँ पर पैदल चलने वालों का और ज़ायरीन की यही पूछने वाले थे आपसे कि क्या इसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था, तरक्याती काम जहाँ पर हो रहा है? जी इकरा, एग्जैक्टली इसी तरह से आप जो बता रही हैं वो दुरुस्त मामला जिस तरीके से भी पेश है, क्या ये बता सकती हैं कि सेफ सिटी कैमरा से जिस तरह फैसल कामरान साहब ने बताया कि किस तरीके से फैमिली वहां आई और सलाम करने के लिए वो लोग वहां गए और फिर ये हादसा पेश आया, तो उस वक्त की कोई CCTV फुटेज निकली है? जी बिल्कुल मैम, इस वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। सेफ सिटी के जो कैमराज पूरे लाहौर में लगाए गए हैं, उसका आवाम को ये फायदा है कि जब भी कोई खुदा न खासा इस तरह का वाक़या रूनमा होता है तो उसकी CCTV फुटेज सामने आ जाती है। तो इस वाक़े की भी CCTV सामने आई है कि दोनों मियाँ बीवी जो है दाता साहब के अंदर सलाम करने के लिए गए हैं, और फिर वहीं से जो है ना वो बाहर निकले हैं। खातून सादिया नामी के पास जो है 9 माह की बच्ची मौजूद थी, तो वो जैसे ही थोड़ा सा, क्योंकि रात का वक्त था 7:30 और 8 बजे के दरमियान ये वाक़या रूनमा हुआ था कल, तो क्योंकि लाइट प्रॉपर ना होने की वजह से उसको पता नहीं चला और वो फिसल कर जो है मेन होल गटर में चली
चली गई, जिसके बाद जो है उसकी लाश तो मिल चुकी है, लेकिन जो छोटी बच्ची है उसकी फिलहाल तलाश जारी है और रात के वक्त ये ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह करी थी, आपसे मालूमात इस हवाले से हम लेते रहेंगे। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इस पर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। तवातुर से हो रही हैं चीजें इस तरह, और ऐसे वाक़यात जो है बहुत ही दिल खराश होते हैं जिसमें इंसानी जिंदगी बेचा ज़ाया हो रही है, आपकी गफलत है, दूसरी जानिब इंसानी जिंदगी है। तो इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए और पूरी तरह से काबू पाना चाहिए। अमूमन ऐसे वाक़यात आपको पंजाब में नजर नहीं आते हैं और ऐसे वाक़यात उन जगहों पर हो रहे हैं जहां पर तरक्याती काम हो रहे हैं, तो इनको बिल्कुल महफूज तरीके से बंद कर देना चाहिए। और कॉर्डन ऑफ भी बहुत सारे एरियाज को किया जाता है, लेकिन जिस तरह भी ये मामला पेश है, हम दुआ गो हैं कि बच्ची की लाश जल्द से जल्द मिल जाए ताकि लवाहिकीन को थोड़ा बहुत सब्र आए। आगे बढ़ेंगे जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज की। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तीन T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है, जिसका पहला मैच आज लाहौर कदाफी स्टेडियम में होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने मेहमान टीम के कप्तान मिचेल मार्श के हमरा ट्रॉफी की रुनुमाई की, जबकि ट्रॉफी के हमरा ग्रुप फोटो भी बनाई गई। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कैप्टन मिचेल मार्श ने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग मजबूत और फास्ट बॉलिंग की एक तारीख है। शाहीन आफरीदी शानदार बॉलर हैं। वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज दोनों टीमों के लिए अहम है। यहाँ सर्दी है और हम गर्म कपड़े भी लेकर नहीं आए हैं, ये उनका कहना है। और पाकिस्तानी T20 क्रिकेट टीम के जो कप्तान है सलमान अली आगा, वो ये कहते हैं कि टीम दुरुस्त समत में जा रही है। ये 3 मैचेस बहुत ही अहम है, हमारे फैंस के पास क्रिकेट ही है, वो इसके लिए बहुत ही जज्बाती हैं। जब अच्छा खेलते हैं तो फैंस सर पर बैठा लेते हैं, जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो नाराज होना का हक है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ यूसुफ अंजुम साहब स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलीम साहब आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले बताइएगा, आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि काफ़ी देर से नजरें टिका कर बैठे थे हम श्रीलंका के साथ, तो कुछ सीरीज खेल चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसे होने वाली है? पहले तो अच्छा है यूसुफ साहब आपके साथ बैठे 2-3 अपने जैकेट दे दीजिएगा उनको, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को देते हैं बेचारे घर। सीरीज बहुत टफ होगी, बहुत तगड़ी सीरीज होगी और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि वर्ल्ड कप से पहले हमें एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिल रहा है। इसमें हमें अपनी खूबियां भी पता चल जाएंगी, अपनी खामियां भी पता चल जाएंगी, मेंटल टफनेस प्लेयर्स की पता लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बायलैटरल सीरीज जो होती है उसमें और किसी आलमी इवेंट में फर्क होता है। अभी हमने श्रीलंका से खेले थे, उसका फायदा ये हुआ श्रीलंका में खेलने का मौका मिला, वर्ल्ड कप के मेजबान अब ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ तरीके से हमें तैयारियों का मौका मिल रहा है जिसका यकीनी तौर पे वर्ल्ड कप में हमें फायदा होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में 5 ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन फिर भी उनकी टीम, जो भी टीम उनकी है वो तगड़ी तो होती है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि बाबर का कमबैक हो रहा है, शाहीन आफरीदी का कमबैक हो रहा है, दोनों बहुत हमारे मेन प्लेयर है और वर्ल्ड कप में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो उनके लिए भी एक अच्छी खास सीरीज है ये, क्योंकि दोनों बिग बैश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे। शाहीन तो लेटर स्टेजेस में इंजर्ड हो गए थे। बाबर को खास तौर पे अपने आप को प्रूव करना है कि वो T20 के भी अच्छे प्लेयर है, तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल सकता है पाकिस्तानी टीम को इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करें, ट्रॉफी जीते। खास तौर पे सलमान अली आगा को भी चाहिए अच्छा परफॉर्म करें ताकि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये शिकवा ना करे कि हर बार मुझसे बाबर के ही सवाल हो रहे होते हैं। तो लाहौरियों के लिए भी अच्छा मौका है, आप भी जाइए मैच देखें, आपको साथ एंजॉय करें मैच से। तो आई होप ये बेहतरीन सीरीज होगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, एक तो वो सर्दी वाली बात, क्या वाकई वेदर कंडीशन से आगाह नहीं थे ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन जिस तरह से कह रहे हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने बड़ी तारीफ की है पाकिस्तानी बॉलिंग की, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ की है। आपको लगता है जो मौजूदा हमारा जो बॉलिंग है पाकिस्तान की, वाकई कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है? देखिए ना, पहले तो सर्दी की आपने बात की तो इतनी तौर पर इतने वो ज्यादा अच्छे गर्म कपड़े लेकर नहीं आए और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन के पास कपड़े नहीं थे मिचेल मार्श में, तो उनको जैकेट्स भी दे दिए, स्वेटर्स भी दे दिए ताकि आप मौसम से एंजॉय करें। यहाँ पे मौसम आजकल जरा सख्त है ज्यादा और ऑस्ट्रेलिया की टीम गर्मी में खेल कर आई है, इतनी तौर पर उनके लिए थोड़ा कंडीशन से हम होना मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि लाहौरियों की, तो आपको पता है कि बसंत से पहले इस तरह की सीरीज हो, दुनिया के नामवर बैट्समैन बॉलर यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखाई दें, जिससे बड़ा लुत्फ उनके लिए क्या हो सकता है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि जो टिकट्स हैं वो तो तमाम फरोख्त हो चुके हैं सीरीज के। आज भी मैच में फुल हाउस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और जो कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो पिचेस है आमतौर पर बैटिंग के लिए साजगार होती हैं, स्पिनर्स पे भी ज्यादा फ्रेंडली होती हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स के यकीनी तौर पर उनके लिए एक
थोड़ा डरावना ख्वाब बन सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन के लिए, खासतौर पर शहीनशाह अफरीदी, सलमान मिर्जा, नसीम शाह जिस तरह रिदम में है, लाइन में है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो इंतजार करना पड़ेगा वो हमारे बॉलर्स, जो स्पिन बॉलर्स होंगे, जिसमें शादाब खान, इब्रार अहमद, उस्मान तारक और मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज ने माजी में भी इतनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम दी है, उनकी कामयाबियों में किरदार रहा है, तो यहाँ पर भी उम्मीद की जा सकती है कि उनकी मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चैन नहीं मिलेगा और वो कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इनका तजिया बता दें रिकॉर्ड कमाजी का। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 28 मैचेस हुए हैं T20 के, जिनमें से 14 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाब रही है, जबकि 12 मैच में पाकिस्तान को फतह मिली है। इससे पहले कजाफ स्टेडियम एक मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम कामयाब रही थी। अब क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां कर रही है, ऑस्ट्रेलिया टीम भी इस मकसद के लिए यहाँ पर आई है, तो मेरे ख्याल में एक कांटे का मैच देखने को मिलेगा और दोनों के जीतने के 50-50 चांसेस है। और पाकिस्तान को जहाँ से होगा कि पाकिस्तान अपने होम कंडीशन में खेल रहा है, इनको ज्यादा अवेयरनेस है यहाँ पर खेलने की, कितना यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है या ना, इस बात में बैटिंग कर इसका, क्योंकि आज पहला मैच होगा जो शाम 4 बजे यहाँ पर शुरू होगा। पहले इससे जो पहले मैचेस होते रहे वो 7 बजे और 6 बजे खेले जाते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर मौसम जरा सख्त है, सर्दी है, तो इसलिए क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जो मैचेस होंगे उनका टॉस। यूसुफ साहब, सर्दी तो 4 बजे शुरू होगा। सर्दी तो मेरा ख्याल है, लेकिन 4 बजे तो लाहौर में बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है, सनशाइन अवेलेबल होती है, आप देख सकते हैं, क्लियर मतलब ही बिल्कुल क्लियर होता है। और अमूमन हमने देखा है, और ये कुछ दिन पहले हम ये आपस में बात कर रहे थे कि आजकल तो बहुत ही खूबसूरत दिन चल रहे हैं। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? 4 बजे मैच शुरू होगा तो इससे तो बल्कि एक बेहतर स्टार्ट मिलेगा मैच को। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइम इसका पहले किया है कि अच्छा वेदर हो, विजिबिलिटी क्लियर हो, ताकि पूरा मैच हो, लोग एंजॉय कर सकें। कोई ऐसा मसला ना हो कि जी बॉल नजर नहीं आ रही, जितना लेट हो मैच तो विजिबिलिटी का भी इशू कभी कभी हो जाता है क्रिकेट मैच में, आपने देखा है। तो ये मेरे ख्याल में बेहतरीन फैसला है कि एक सेफ साइड रहते हुए ऐसे टाइम पे मैच खेलें जब आराम से मैच हो, लोग भी एंजॉय करें। और मुझे लगता है कि अच्छी सीरीज होगी, अच्छी क्रिकेट यहाँ पर खेली जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा हमारा सख्त मुकाबला होता है, जो स्टैट्स भी आपने सुने तो वो भी कोई ऐसे नहीं है कि कोई एक टीम पूरी डोमिनेट कर रही हो, एक ने 14 मैचेस जीते हैं, एक ने 12 मैचेस जीते हैं, यानी टक्कर का मुकाबला होता है। और T20 क्रिकेट में तो आपको वैसे भी पता है, कोई भी मखसूस दिन अच्छा परफॉर्म करे तो वो जीत जाता है। तो मुझे नहीं पता आज वैसे लाहौर में पेशगोई क्या है, बारिश का इम्कान है या नहीं है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि बारिश हो, मगर वो चौको छक्कों की बारिश हो। सही है, शुक्र है आपने जुमला जल्दी मुकम्मल कर लिया, वरना मैं कहने वाली थी कि ऐसे ना करें, ऐसी दुआएं ना मांगे। अच्छा यूसुफ साहब, जिस तरह से अभी हम वेदर कंडीशंस की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ कदाफी स्टेडियम की जो पिच की कंडीशन है उसको देखते हुए, वेदर को देखते हुए, टॉस की कितनी इंपॉर्टेंस होगी आज के मैच के लिए? देखिए, वेदर तो इतना क्लियर है, कोई ज्यादा हैरानी या ऐसी कोई बात नहीं है कि उससे मैच मुतासर हो सकता है। सूरज निकलने की काफी रोशन इम्कान हैं, इसकी पेशगोई भी की गई कि मतलब बिल्कुल साफ रहेगा और अच्छा मैच होगा। जहाँ तक पिचेस की बात की है तो पिचेस की 3 यहाँ पर तैयार की गई हैं तीनों मैचेस के लिए। पाकिस्तानी टीम ने तो यहाँ पर भरपूर प्रैक्टिस की है 4 रोज से, लेकिन हैरानकुन तौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सिर्फ रेस्ट किया। वो सीधा आएंगे, अपना मैच यहाँ पर खेलेंगे, क्योंकि वो बिग बैश खेल कर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक लंबे ट्रैवलिंग के बाद ये फैसला किया कि उनकी जो टीम होगी वो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेगी। तो गालिब इम्कान तो ये है कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने को तरजीह देगी, क्योंकि उस वक्त जो सूरज होगा जरा निकला हुआ होगा और कंडीशन खुली होगी, और बाद में बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर धुंध भी 1-2 रोज से दोबारा पड़ना शुरू हो गई है। और आज भी सुबह हमने देखा कि कुछ मोटरवेज भी धुंध की वजह से बंद है, इसलिए मौसम का कोई एतबार नहीं है। लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है उसके मुताबिक तो यही एक ख्याल किया जा सकता है कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले उसको बैटिंग करने का यकीनी तौर पर मौका फायदा उठाएगी, ताकि एक लंबा स्कोर यहाँ पर कर सके। नॉर्मल जो यहाँ पर मैचेस देखने को मिले हैं माजी में, उसमें 160-70 तक की स्कोर ज्यादा गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के पास और पाकिस्तान टीम के पास ऐसी बैटिंग लाइन मौजूद है जिनको अगर अच्छी गेंद नजर आएगी तो फिर मेरे ख्याल में 200 प्लस भी यहाँ पर अर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि मिचेल मार्श ने तो तस्करा किया हमारे प्लेयर्स का, बॉलर्स की बात की, और उसके साथ साथ हमारी टीम की कारकर्दगी की भी बात करते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो ये अपनी जात पे फंसे रहते हैं, अमूमन किसी और की बात जो है बड़ी मुख्तसर करते हैं और अपनी बात के ऊपर ज्यादा कर रहे होते हैं कि हमने अच्छी कारकर्दगी नहीं की, हम अच्छा नहीं खेले,
इनको ज्यादा फोकस करना चाहिए या दूसरे खिलाड़ियों को भी रीड करना चाहिए कि वो कैसा खेल रहे हैं? क्योंकि अब वर्ल्ड कप आ रहा है, तो जो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं वो इनकी ये सीरीज देख के अंदाजा लगाएंगे कि किस फॉर्म में खेल रहे हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है, तो जो सवाल होगा वही जवाब दिया जाएगा ना। राइट। सॉरी, जैसे पाकिस्तानी टीम है, तो पाकिस्तानी जो मीडिया वाले गए हैं, हमारे यहाँ सीरीज हो रही है, तो हमारा इंटरेस्ट होगा अपने खिलाड़ी। हम पूछेंगे बाबर आजम के बारे में, हम पूछेंगे शाहीन आफरीदी के बारे में। लेकिन अगर ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हो रही होती तो वो फिर अपने प्लेयर्स के बारे में पूछते, तो फिर सलमान जवाब भी देते। तो ये एक रीजन है कि इसीलिए हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने प्लेयर्स के गिर्द घूमती है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अपने प्लेयर्स में होता है, हमारे साफिया के क्वेश्चंस अपने प्लेयर्स के होते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी चीज है नहीं, ऑस्ट्रेलिया की तारीफ को ज्यादा सर पे ना चढ़ाएं। ये इन लोगों का स्टाइल होता है कि ये लोग करते यही हैं कि आपको पहले कह देते हैं अरे वो बहुत जबरदस्त बॉलर है, अरे वो तो हम आउट ही नहीं कर पाएंगे। फिर जब सीरीज शुरू होती है ना, तो उसी बॉलर की सबसे ज्यादा पिटाई लगा रहे होते हैं और उसी बैट्समैन को सबसे जल्दी आउट। बिल्कुल सलीम साहब, यही बात मैं बेसिकली करना चाहता था कि अमूमन वो अपने टारगेट को पहले ही भांप लेते हैं और खेलने से पहले ही जीत जाते हैं उसको। बिल्कुल, ये उनका स्टाइल है, ये गोरों का स्टाइल है कि ये लोग थोड़ा सा आपको आसमान पे चढ़ा के और उसके बाद यही वो कर रहे होते हैं। लेकिन खैर, ये साइकोलॉजिकल गेम्स है और ये पाकिस्तान टीम भी इनको समझती होगी। अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखे और जो जाहिर है जो एनालिस्ट वगैरह बैठे हैं, वो जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी बता रहे होंगे कि यार ये बैटर खतरनाक है और ये बॉलर ऐसा है, इससे बच के रहो। वैसे भी जैसे यूसुफ साहब ने तस्करा किया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में, मैं हैरान हूं कि क्यों ऐसा इन्होंने शेड्यूल बनाया कि मैच से एक दिन पहले पहुंचे, क्योंकि कुछ खिलाड़ी उनके दुबई से भी आए हैं, लेकिन जाहिर है ऑस्ट्रेलिया से जो आई, कितनी दूर दुनिया का दूसरा कोना ऑस्ट्रेलिया, चाहे बिजनेस क्लास में आए जैसे आए, वहां से आप आते हैं, थक जाते हैं, 2-1 दिन आपको लगते हैं टाइम इसीलिए शायद रेस्ट के लिए कहा जा रहा है, मिचेल मार्श को रेस्ट देने के हवाले से। वो पहले मैच में रेस्ट, तो खेलने क्यों आए सीरीज? वैसे प्लेयर को आपने रेस्ट करा दी, यहाँ मिचेल मार्श रेस्ट करेंगे तो आए क्यों है? लग तो ये बादल नख्वास्ता यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए आए हैं। और यूजुअली देखा है जब कोई बड़ी टीमें यहाँ आती हैं, तो न्यूजीलैंड हो या कोई और हो, अक्सर वो अपने कुछ प्लेयर्स को ऐसे रेस्ट दे देती हैं। ये और बात है कि जो उनकी दूसरी दर्जे की टीम आती है वो भी हमें भारी पड़ जाती है। ये तो बात आपने सही कर दी। अच्छा यूसुफ साहब, जिस तरह हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं और सलीम खालिद साहब कह रहे हैं कि इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। अगर ये सीरीज हम जीत जाते हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो वैसे तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आना है, उस पर भी मैं आगे बात करती हूँ। अगर हम ये सीरीज जीत जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या मजीद बढ़ जाएगा, और अगर खुदा ना ख्वास्ता ये सीरीज हम हार जाते हैं तो फिर उससे भी हमारे कॉन्फिडेंस पे फर्क तो जरूर पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान टीम की तैयारियां तो बहुत अच्छी जा रही हैं, पाकिस्तान टीम का मोराल भी बहुत हाई है और होम कंडीशन में पाकिस्तान टीम को हराना इतना आसान नहीं होता। गो कि इससे पहले जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा कजाक स्टेडियम में, वो हम हार गए थे, लेकिन उस वक्त कंडीशन जरा थोड़ी सी कदरे हमारे लिए ज्यादा अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान की जो बैट्समैनों की फॉर्म थी, बॉलर्स की फॉर्म थी, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम ने चूंकि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अपना सारा जो चीजों को प्लान किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये सीरीज, अब ये नहीं हम कह सकते कि दोनों टीमों में से कौन ज्यादा फेवरेट होगा, लेकिन 50-50 हम इसको करार दे सकते हैं। दोनों टीमों के पास बराबर कुव्वत है, बराबर उनके पास प्लानिंग है, लेकिन हमारे लिए जो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, वही हमारा जो रवायती इशू चला आ रहा है। तो पावर प्ले में अगर जल्दी विकेट हमारी गिर गई तो फिर हमारे लिए रन ज्यादा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर डेथ ओवर्स की बात की जाए तो उसमें हमारे बॉलर वो कारगर साबित नहीं हो सके अब तक, जिस तरह उनको होना चाहिए, जिस तरह उनकी रेपो तस्वर की जाती है। उसके साथ साथ फील्डिंग का मेयार पाकिस्तान टीम को खासा बेहतर करने की जरूरत होगी, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी, सीधा हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाना है। तो ये जो चीजें इतनी तौर पर इन पर जो आज इन दिनों कैंप जारी है, यहाँ पर इसमें सिनेरियो मैचेस भी खेले गए, इसमें बाबर आजम भी बड़े ज्यादा अग्रेसिव मूड में नजर आए। उन्होंने शहनशाह अफरीदी के भी है 2-3 एक ओवर में 2 छक्के उनको मारे हैं, तो इससे अग्रेसिव स्टाइल उनका नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान के बैटर हैं वो अब वो क्रिकेट का उनको खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो T20 फॉर्मेट का तकाजा है। तो मेरे ख्याल में अच्छी साइन है कि पाकिस्तान को एक टफ टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप में जाते हैं या नहीं इसका फैसला तो भी बाद में होना है, लेकिन ये कि ये सीरीज हो गई, ये पाकिस्तान का एक टेम्पो सेट कर देगी कि पाकिस्तान की टीम किस मूड में। ये तो है बिल्कुल ठीक।
यूसुफ साहब, सलीम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट हो रही थी और आपने सुन ही लिया है, हमारी टीम, क्रिकेट टीम, ऑल द बेस्ट फॉर इट। नई सीरीज है तो छा जाएं, ऑस्ट्रेलिया को भी चित कर दें, क्योंकि हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करेंगे माइंड मैटर्स। आज बात हो रही है कि सियाहती मकामात पर माहौल दोस्त इमारतें कैसे बनाई जा सकती हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आरिफ अमीन साहब के साथ बैठूँ। आरिफ अमीन साहब ने हुंज़ा में आके और गिलगित बल्तिस्तान में आके जो सबसे बड़ी बात की और जो सबसे बड़ा सबक सिखाया, वो उन्होंने कहा कि जो होटल इस तरह भी बन सकते हैं और नेचर के साथ रह के और नेचर के साथ बिल्कुल सिंक हो के आप बल्कि उसको मज़ीद जो ऑलरेडी नेचर है उसको मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। ये इंसान के अंदर एक बहुत ही कमाल सलाहियत है। उसके साथ उस साइकिल के अंदर उसका हिस्सा बन के भी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इंसान के अंदर जो है वो एक अजीब डिस्ट्रक्शन, एक बिहेवियर पैदा होता है, जिसकी वजह से वो साइकिल जो है वो सारा तबाह हो जाता है। आरिफ अमीन साहब, ये जो ओवरऑल जो मैगपाई का और टू मैगपाइज को मैं जानता हूँ, यानी आप और भाभी, ठीक है जी, लेकिन जो बर्ड्स के हवाले से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई बंदा यहाँ रहे या ना रहे, लेकिन जब अंदर आता है और यहाँ तक बर्ड्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन और बर्ड्स के हवाले से जो खूबसूरती, मोहब्बत और सारी चीज़ें मिलती हैं, आपकी मोहब्बत पहले कब से नहीं स्टार्ट हुई बर्ड्स के हवाले से? जनरली एनवायरनमेंट से मेरा ताल्लुक मैं कहूँगा बचपन से है। मैं चूँकि फादर की पोस्टिंग्स बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में होती रही थी, तो उसकी वजह से वो नेचर के बहुत क्लोज रहे थे बचपन से। तो वो एक मेरे ख्याल में नेचर के साथ जो लव है वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर मैं मेरा प्रोफेशन एजुकेशन था, एजुकेशन में मैं रहा हूँ, टीचर एजुकेशन भी की है, तो बच्चों को भी पढ़ाया है, टीचर्स को भी पढ़ाया है, प्रोजेक्ट्स भी मैनेज किए हैं एजुकेशन के। तो हर जगह एनवायरनमेंट पे भी मैंने काम किया है, तो वो समहाउ वो बस अब मेरे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। गिलगित बल्तिस्तान मैं पिछले कोई 25 साल से रेगुलरली आ रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में भी, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में, एनवायरनमेंट पे मैंने उधर कुछ काम किया था बहुत पहले। तो और यहाँ पे फिर यह एक सोच आई कि रिटायरमेंट से पहले ही कुछ ऐसा अपने लिए इंतज़ाम किया जाए कि हम पहाड़ों में जाके रहें। और चूँकि मैं रेगुलरली यहाँ आ रहा था, तो मैं यहाँ पे जिस तरह की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स की वो देख रहा था, तो मेरा इरादा ये था कि मैं कोई एक ऐसा मॉडल क्रिएट करूँ लोगों के लिए, ताकि उनको ये फील हो कि बहुत आम चीज़ों से, बहुत लोकल मटेरियल्स को यूज़ करके भी एस्थेटिकली उसको यूज़ करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें, जो आपके ग्रीन मटेरियल है उसको यूज़ किया जाए बिल्डिंग के लिए। तो उस तरह का एक मॉडल क्रिएट करूं जहां पे आप कंफर्ट दो, क्योंकि टूरिज़्म अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में टूरिज़्म जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली एनवायरनमेंट ओवरऑल उस पर डिग्रेडेशन हो रही है। बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट हम इस पहाड़ों में लेके आ रहे हैं। और वो चूँकि वो मैं जो वही बात कर रहा हूँ कि वो साइकी लोगों की यही है कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, बड़े होटल्स बनाएंगे, महंगी चीज़ें उसमें लगाएंगे तो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और यही मिथ मैं लोगों की तोड़ना चाह रहा था। और मैंने ये एक मॉडल यहाँ क्रिएट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से एटलीस्ट लोकल्स जो हैं अब इसको फॉलो कर रहे हैं और डिज़ाइनिंग इस तरह कर रहे हैं। और हमने मैं बड़ा प्राउडली इस बात को भी शेयर करता हूँ कि पिछले साल हमने पाकिस्तान में यहाँ पे 3-4 एम्बेसीज़ और कुछ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कंसोर्शियम बनाया है जो अवार्ड देती हैं क्लाइमेट उसमें कैटेगरीज़ में। उसको वो ग्रीन टूरिज़म कहते हैं, ग्रीन एंटरप्राइज है, ग्रीन जर्नलिज्म है और ग्रीन एजुकेशन है। ये 3 कैटेगरीज़ हैं। तो हमें चूँकि ये कंस्ट्रक्शन के बेस पे हमने यहाँ कोई दरख्त नहीं काटा, किसी किस्म का वो नहीं किया। यहाँ जितनी हमने लकड़ी लगाई है वो लोकली ग्रोन लकड़ी है। सो दिस इज़ नॉट टिम्बर, फॉरेस्ट को हमने किसी तरह भी टच नहीं किया।
और ज़मीन को हमने बिल्कुल यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया। अब लोग उस चीज़ों को बहुत फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, मैं चूँकि आप उसकी बात कर रहे थे बर्ड्स की, तो बर्ड्स का शौक़ मुझे, मैं तो साई में 2004 में पहली दफ़ा गया था और वहाँ मैंने एक बर्ड देखी थी जिसको हॉर्न लार्क कहते हैं। पहले देखता रहता था, उसकी मैंने तस्वीर खींची और बहुत यूनिक बर्ड थी क्योंकि वो उन्हीं हाइट से मिलती है। और वहाँ से मुझे फिर स्पेसिफिकली बर्ड्स पे शौक़ हुआ। जनरली वाइल्ड लाइफ का शौक़ था, लेकिन फिर मैंने बर्ड्स की फ़ोटोग्राफी शुरू की और फिर मैंने 2016 में पाकिस्तान की शायद पहली पिक्टोरियल बर्ड्स की बुक थी, कॉफ़ी टेबल बुक, इट्स कॉल्ड बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान, वो मैंने बनाई। और अब मुझे बड़ा वो होता है, खुशी होती है कि इस वक्त बहुत सी वाइल्ड लाइफ की बुक्स बन चुकी हैं। बल्कि मेरे पास अभी कामरान सलीम आए थे पिछले दिनों, उन्होंने बहुत अच्छी बुक्स बनाई हैं। एक तो बर्ड्स ऑफ सियालकोट है, बिल्कुल, बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद, अभी उन्होंने वो सॉन्ग बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद बनाई है, जहरान ने, रियाज ने। तो ये लोग भी अब उस वक्त जब मैं बर्डिंग करता था तो उस वक्त ये लोग नए नए आए थे। और अब खुशी होती है कि आतिफ हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। आतिफ सईद ने, वो भी मेरे पास आते रहते हैं, उन्होंने ज़्यादातर काम उस पे किया है, माउंटेन्स पे, पीक्स पे, लैंडस्केप्स पे। तो ये खुशी होती है कि अब बहुत काम हो रहा है। उस दिन ये भी पता चला है कि एक और लड़के हैं अब्दुल्ला जो वीडियोस बनाते हैं और अब वो BBC के उनके साथ कोलैबोरेशन कुछ हो रही है। तो ये अफसोस होता था कि मैं देखता था कि हमारे साथ वाले मुल्क में इतना कुछ हो रहा है एनवायरनमेंट पे, इतना कुछ हो रहा है वाइल्ड लाइफ पे, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, वो BBC है या नेट जियो है या कोई और है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई वो नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इन द कमिंग ईयर्स हमारे पास ऐसे लोग आएंगे बाहर से बहुत से। मैं बर्ड वॉचर हूँ, खुद से बर्ड्स के पीछे फिरता हूँ, फोटोग्राफी भी करता हूँ। मैंने एक दो कुछ इस्लामाबाद में मेरे साथ, चूँकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, वहाँ पे मेरे साथ एक फॉरेनर्स का ग्रुप होता था जो हम रेगुलरली बर्ड वॉचिंग करते थे। लेकिन कुछ उसमें अब पाकिस्तानी भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा पाकिस्तानियों को वो शौक़ नहीं हुआ कि वो बर्ड वॉचिंग करें या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी फोकस करें या ज़्यादा नेचर या एडवेंचर टूरिज़म पे ज़्यादा उनका ध्यान हो। तो मेरी कोशिश यही है कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के कुछ मैं आगे प्रोग्राम्स कुछ डिज़ाइन करूं जिसमें लोगों को बुलाया जाए और हम 2-3 दिन के लिए बाकायदा बर्ड वो करें। यहाँ हमने किए हैं 1-2, मैंने वही इस्लामाबाद के फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने प्रोग्राम यहाँ पे 2-3 टूर्स किए थे बर्ड वॉचिंग पे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा पाकिस्तानी ग्रुप मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम भी आना चाहते हैं और हम इस तरह बर्डिंग करना चाहते हैं। ज़बरदस्त। और हमारी जो सूफ़ी ट्रेडिशन है, सूफ़ी रिवायत में परिंदों का बहुत अहम किरदार, परिंदों के वाले से जो मोहब्बत है, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन के परिंदे हैं, हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार के परिंदे हैं, ये तमाम चीज़ें अगर हम उस साइड पे देखें, फिर जो बर्ड वॉचिंग के लिए जिस सतह का पेशेंस और जिस सतह की एस्थेटिक्स और जिस सतह की आपकी जमालियाती ज़ौक़ जब तक उस लेवल का नहीं है, तो सोशल मीडिया और जो रीलों वाली दुनिया है जो अंगूठा फिरता है, वो उस चीज़ ने हमें उस पेशेंस से, उस ठहराव से, उस सुकून से महरूम कर दिया। अब हम परिंदे देखने के लिए आपको वक्त चाहिए। और फिर हमारा ये गिला या हमारे ये मामलात के हमारी मेमोरी या यादाश्त जो है वो भी मुतासिर हो रही है, हमें कुछ मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स का भी सामना है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हमें अपने रवैयों पे गौर करना पड़ेगा। जब आप आते हैं पहाड़ों में और अगर आप कुछ सीख के नहीं जाते और आप एक मुख्तलिफ इंसान होकर नहीं जाते, तो मेरा ख्याल है कि सियाहत का जो बहुत ही बुनियादी तरीन मकसद है वो फौत हो जाता है। ज़िंदगी मकसदियत और मानवियत के बग़ैर सिर्फ एक एब्सर्डनेस है, इसके अलावा कोई नहीं, और एब्सर्डनेस की ताब कोई नहीं ला पाता। इस वजह से ये मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। हमजा आइए, मैगपाइज भी आइए और मुकम्मल हमजा देखिए और कुछ सीख के वापस देखते रहिए माइंड मैटर्स।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। कितने एक्साइटेड हैं अली आप बसंत के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और इस आप जिस देखें लाहौरी को भी आप पूछ लें ना, उसकी बिल्कुल। एक्साइटमेंट का कोई लेवल नहीं है। और मेरी तरह, अली की तरह आप सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन ये जो डेढ़ दहाई बसंत के है, बाद तकरीबन आ हाँ, गए। इसकी सेलिब्रेशंस के लिए कुछ हमें ना रूल्स भी बताए गए हैं। आपको पता है कि ये जो हमारा सकाफती मेला है, अब इसमें कुछ ही रोज बाकी रह गए हैं। जोशो जज्बा हम सबका दीदनी है, क्योंकि लाहौर में अब 6 से 8 फरवरी महफूज बसंत की जो है और मशरूत इजाजत, आपको पता है सेफ बसंत और कंडीशनल परमिशन इसकी मिली है। हुकूमत पंजाब ने महफूज बसंत की इजाजत एक तफरीही त्यौहार के तौर पर दी और शहर में अमन को बरकरार रखने और अवाम के मजहबी जज्बात के एहतराम के लिए कुछ पाबंदियां भी आयद की गई हैं, जिसमें धातीदार, नायलॉन या शीशे से लेपशुदा डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है। खतरनाक डोर और पतंगों की तैयारी, नकलो हमल, जखीरा, फरोख्त और इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है और मुकर्ररा तारीख से कबल पतंगबाजी पर 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है जनाब। जबकि ममनुआ मवाद की जो तैयारी है या फरोख्त है, उसमें मुलव्विस अफराद को 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो ये जो महफूज बसंत कहा जा रहा है ना, ये इसीलिए है कि आप बसंत जरूर मनाएं, लेकिन महफूज तरीके से। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। बात करेंगे कराची में होने वाले वाक़े के बारे में। गुल प्लाजा में आग लगने की जो तहकीकात करने वाली कमेटी है, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात की हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों में फ्लावर शॉप में जो बच्चे के हाथ से ये आग लगी है फ्लावर शॉप में, और आग 17 जनवरी की रात 10:15 पर लगी थी और पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंच गया था। आतिशज़दगी की इत्तला पर डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 बजे और रेस्क्यू 1112 का अमला 10:53 पर गुल प्लाजा पहुंचा और आग तेजी से फैलती चली गई। एयर कंडीशन के जो डक्ट्स हैं, उनकी तरफ से यह आग फैली थी और ज्यादातर अमवात मेज़ोनाइन फ्लोर पर हुई हैं और कुल अमवात 79 हो चुकी हैं। रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदों के बयानात और रेस्क्यू हुकाम से मुतल्लिक मालूमात भी दर्ज की गई हैं। आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतल्लिक तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश की जाएगी। सानिया गुल प्लाजा में अब तक 27 लाशों और बाकियात को शनाख्त किया जा चुका है। जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो चुकी है और 79 अफराद अब भी लापता हैं। MQM ने सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है और तर्जुमान MQM का कहना है कि इतने बड़े सानिया का जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना मुज़ीका खेज है। सिंध हुकूमत ही बता दे जिस बच्चे को साने का जिम्मेदार करार दिया वो जिंदा है या हुकूमत की भेंट चढ़ गया। सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन नाअहली और करप्शन एक मासूम के पीछे छुपा रही है। बच्चे को आग लगाने का जिम्मेदार करार देने वाली सिंध हुकूमत ये बताए 3 दिन तक आग क्यों नहीं बुझाई गई। उधर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सब कमेटी ने सिफारिश की तो जुडिशल कमीशन जरूर बनेगा। MQM के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। MQM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का तयन करेंगे। तो अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी पे जिन्होंने जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम खत्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल रहा जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा से जब इनके कायद थे तब से ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हुए आए हुए हैं। वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर हैं ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वजीर हैं, तो दे दे वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा और बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाक की वजारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो पहले होते थे जर्म्स कि जी हाँ ठीक है हम कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे।
और ये जो तहकीकाती रिपोर्ट है ये आज वज़ीर आला को पेश किए जाने का इम्कान है और आज जो कसूरवार ठहरेगा उसके हवाले से फैसला भी मुतवक्की है। कसूरवारों को बरतरफ किया जाएगा, उनकी नाअहली पर मुअत्तल किया जाएगा या जो भी उनके खिलाफ एक्शन लेना है वो आज लिया जाएगा। और उधर एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा नईम खानजादा ने 1992 में प्लाजा कमेटी की जानिब से जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसके दस्तावेजात हासिल कर लिए हैं और 34 साल में भी मुतालिका इदारे निशानदही के बाद भी कोई एक एक्शन ना ले सके और मैनेजिंग कमेटी ने KMC और KBCA को गुल प्लाजा में 200 गैर कानूनी दुकानों से ऑलरेडी आगाह कर दिया था। गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की जगह पर गैर कानूनी दुकानें बनाने की निशानदही भी उसमें की गई थी। कमेटी ने खत में मुतालिका हुकाम की तरफ से रिश्वत वसूल करने की तरफ भी इशारा किया और KBCA की तरफ से शिकायत मौसूल होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। KMC हुकाम का कहना है 34 साल पहले गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस लिया जाता तो ये सानेहा नहीं होता और वाकई अगर बर वक्त एक्शन लाता मुतालिका इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, तो इस तरह का इतना बड़ा सानिया बिल्कुल। और है ना, अब मेरा ख्याल है वेट कर लेते हैं, वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की जाएगी, देखते हैं किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात करेंगे फुटबॉल की, जो दुनिया का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है और जिसके दीवाने पाकिस्तान में भी लाखों हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल ने एक मुश्किल दौर भी देखा, लेकिन अब उम्मीद, बहाली और बेहतरी की बातें भी सामने आ रही हैं और पहली बार पाकिस्तानी विमेंस फुटबॉल टीम फीफा सीरीज में शामिल हुई है। मजीद फुटबॉल के हवाले से मजबूत खबरें भी आ रही हैं तो हमने सोचा कि इस पर हम बात ज़रूर करें। हमारे मौजूद हैं शाहिद खोखर साहब और पाकिस्तान फुटबॉल के मुस्तकबिल के हवाले से हम उनसे बात करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे एक सवाल जो हर फुटबॉल फ़ैन पूछता है, क्या हमें मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में ज़्यादा मुतहरिक नज़र आएगी? तो ये सवाल हमने उनसे ज़रूर पूछा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आप फेडरेशन के, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हम ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मौका दिया कि मैं अपनी बात कर सकूं आपसे। बिल्कुल शाहिद साहब, हम जानना चाहेंगे कि अचानक एक सर्ज देखा है हमने, एक पीक देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो नई पौध है, बड़ी दिलचस्पी ले रही है। अमूमन हम देखते थे कि क्रिकेट की तरफ ही राग़िब होते थे, रुझान ज़्यादा था। अब तो क्लब्स इतनी आ गई हैं, अब स्कूल लेवल पर अलग खेला जा रहा है और अब इंडिविजुअली क्लब्स जो हैं वो अब बच्चे और टैलेंट खुद मुतारिफ करवा रहे हैं, लोग बाहर जाकर खेल रहे हैं इन क्लब्स के जरिए। जी तो क्या ये सर्च क्यों देखी जा रही है? फुटबॉल खेला तो पाकिस्तान में हमेशा से ही जा रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के इंसेप्शन से पहले से फुटबॉल इस रीजन के अंदर बड़ा पॉपुलर था। पाकिस्तान के अंदर भी फुटबॉल बहुत खेला जाता था, लेकिन एज अ ब्रांड इसकी विजिबिलिटी अब ज़्यादा हो गई। उसमें एक तो पहलू ये है कि जो आपने मेंशन किया कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो फुटबॉल की तरफ बड़ी राग़िब है, जिसकी एक वजह शायद उसके अंदर जो बहुत बड़े स्टार्स, इंटरनेशनली रिनाउंड स्टार्स हैं, उनकी फॉलोइंग बहुत है। ट्रू जी। और दूसरा मीडिया कवरेज ने बहुत इसमें वाइटल रोल प्ले किया। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो स्टार्स, जो मेसी, रोनाल्डो जैसे स्टार्स हैं, इनकी वजह से भी ग्रोथ आई है या क्रिकेट से मायूसी की वजह से भी आई है? क्रिकेट में भी हम जो है ना नहीं बहुत सारी फतवाहत नहीं समेट रहे। क्रिकेट भी हमारा, आई ऑलवेज से कि क्रिकेट भी हमारा सेमी नेशनल खेल है, नेशनल नहीं है। तो क्रिकेट भी हमारा खेल है, क्रिकेट खेलने वाले भी हमारे लिए हमारे स्टार्स हैं, फ़ख्र का बायस हैं हमारे लिए। फुटबॉल इन इटसेल्फ हमेशा से ही बड़ा पॉपुलर था। आप पॉजिटिव कंपैरिजन अगर करते हैं खेल के तौर पे, तो क्रिकेट में बहुत सारा इक्विपमेंट आपको चाहिए होता है। सो टू प्ले फुटबॉल यू जस्ट नीड अ बॉल, यू जस्ट नीड अ बॉल, और किसी भी जगह पे खेला जा सकता है। और आप अकेले भी खेल सकते हैं अगर आप अपनी प्रैक्टिस और वो कर रहे हैं, आपको ज्यादा लोगों की अगर कोई साथ आपका ना तो फिर खेल सकते हैं आप। अच्छा, खेल सकते अच्छा, मैं शाहिद साहब आपसे ये पूछना चाह रही थी कि फीफा के बाद ये जो हमारा बहाली का सफर था, ये कितना चैलेंजिंग रहा, ये कितना मुश्किल था, और दूसरा ये कि आज जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है वो किस मकाम पर खड़ी है आपसे देख रहे हैं? बड़ा रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं निशानदेही ज़रूर करूँगा कि हमें जिस वजह से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगती रही है, उन रीज़न्स को हमें ज़रूर एड्रेस करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं। दूसरा जो पार्ट आपके क्वेश्चन का था वो ये है कि अब इस वक्त हम किस जगह पे हैं। सो आई एम प्लीज टू शेयर विद यू कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक इलेक्शंस हुए
मैं उन इलेक्शंस के बाद एक इलेक्टेड बॉडी पाकिस्तान में अब फंक्शन Okay, कर रही है, हेडेड बाय सैयद मोहसिन गिलानी, ओके, जो एज प्रेसिडेंट, ठीक है, और उनका अपना बैकग्राउंड भी वो ही रिमेन्ड एज फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर, फुटबॉल से मुंसलिक हैं बड़ी देर से, और इंटरनेशनल एक्सपोजर उनका बहुत अच्छा है। सो वो जो आई वुड से कि लीडरशिप का जो विजन है वो अब नज़र आना हमें शुरू हो गया जी। अच्छा, और आप बताएं कि कौन से रीजन्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है फेडरेशन? हम अमूमन देखते हैं कि कराची से भी, बलूचिस्तान से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत सा टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है। फेडरेशन का तो मतलब ये है कि वो सारों बाकी सारे जो रीजन्स हैं वो तो फेडरेशन के बच्चे हैं। सो फेडरेशन सबकी तरफ उतनी ही काइंड है, सिर्फ ये है कि जहाँ पे फुटबॉल का खेल जहाँ पे जितना ज़्यादा खेला जाता है तो वो नज़र वो रीजन ज़्यादा आता है। लेकिन बहरहाल सारों को अपॉर्चुनिटी, फेडरेशन का तो रोल या फ़र्ज़ ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। गालिबन आप ये कह रहे हैं कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे फुटबॉल का टैलेंट हमें ज़्यादा मिल रहा है। बिल्कुल। सो उसमें कराची के कुछ एरियाज़ तो ट्रेडिशनली जैसे लियारी है या कराची का मलीर या और बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हमेशा से टैलेंट आता रहा, और बहुत लेजेंड्स हमारे वहाँ से हमें मिले। लेकिन उसके अलावा जितने हमारे बॉर्डर के नज़दीक एरियाज़ हैं वहाँ पे फुटबॉल, बलूचिस्तान में या केपी में या जो ये बॉर्डर के ऊपर जो एरियाज़ हैं, यहाँ ये इसमें फ़ुटबॉल हमेशा बहुत पॉपुलर रहा है, अभी भी बहुत अच्छा है, और पंजाब में भी बहुत टैलेंटेड हमें। क्लब्स वगैरह आपके साथ? क्लब्स की तादाद इस वक्त आप ये कह लीजिए कि जो हमारे ए कैटेगरी या वोटिंग क्लब्स जिनको सर्टन राइट्स होते हैं, उनकी तादाद लगभग 2400 से 2500 के दरमियान में है जी, और जो रजिस्टर्ड हैं वो अराउंड कोई 6000 प्लस आप कह सकते हैं। ओके। अच्छा शाहिद साहब, वही जो सवाल मैंने इंट्रो में कहा था कि मुझ समेत जो पाकिस्तानी हैं वो एक्साइटेड हैं, वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम हमें बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में कब तक नज़र आएगी? अच्छा, एक तो इसमें सारी एक मैसेज जो फुटबॉल के लवर्स को पाकिस्तान में ऑलरेडी मिल चुका है, आपके सवाल से रिलेटेड, वो ये है कि पहली दफ़ा कोई फीफा सीरीज़ के अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी ख़वातीन की जो कौमी टीम है वो फीफा सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है। एक तो ये इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन वाला वो जो था वो तो हमें हाईएस्ट लेवल पे मिल गई। उसके अलावा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हमारी होती है हमारे लेवल के ऊपर, जैसे अगर आपको याद हो 2023 में हम पहली दफ़ा फीफा क्वालिफायर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में जीते थे, बिल्कुल जीते थे। तो उसके नतीजे में फिर हमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल मैचेस मिले थे। तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हमारी वो रेगुलर बेसिस पे होती है, लेकिन अब वहाँ पे कब जाएंगे जहाँ पे आप इशारा कर रही हैं, तो इंशाल्लाह आप भी दुआ कीजिए और हम दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं। आपने फेडरेशन में इलेक्शंस का जिक्र किया, आपको लगता है अब इंतज़ामी सतह पर कंसेंसस मौजूद है, अब एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और वहाँ से डायरेक्शन मिलेगी फुटबॉल को कि कहाँ पर जाएगा? इलेक्शन का जब हम जिक्र, जहाँ पे भी इलेक्शन का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस मौजूद है। सो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर अगर कंसेंसस ना भी हो, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों की राय एक तरफ, यानी उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई अल्टीमेटली वो डिसीजन कंसेंसस के ऊपर आ जाता है और डायरेक्शन एक ही है, तो उस लिहाज से बड़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं इस मामले में। राइट। और फेडरेशन का ही अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो आपके ख्याल में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो लाहक हैं अभी फेडरेशन में, कौन कौन से ऐसे चैलेंजिंग चीज़ें हैं जो भी करना बाकी है और क्या क्या इक़दामात उनके लिए किए जा रहे हैं? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त कोई एक भी पर्पस बिल्ड मॉडर्न इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक का स्टेडियम नहीं है। अच्छा जी, इस्लामाबाद वाला है, सबसे बेहतर वही है, तो लेकिन वो भी अब के दौरे हाजिर के जो तकाजे हैं उससे हम आहंग नहीं है। जी,
तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुख्तलिफ आप इसके हिस्से कर सकते हैं आपके सवाल के जवाब में। उसमें एक ये है, फिर हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोई यूथ एकेडमी हमें बहुत ज़रूरत है कि वो बने। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि रेफरी स्कूल का कॉन्सेप्ट वो यानी लागू होना चाहिए, रेफरी स्कूल एक होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। तो ये अभी शायद साहब स्कूल लेवल पर तो खेला जाता है और हमने देखा है कि बाहर के ममालिक में जहाँ जहाँ ये बड़ा मकबूल है वो स्कूल लेवल से ही शुरू हो जाता है, ग्रास रूट लेवल से ही शुरू जी हो जी जाता है सिलसिला। देखें स्कूल लेवल से सही कह रहे हैं आप, पाकिस्तान में भी बहुत खेला जाता है, रेगुलरली खेला जाता है, हमेशा से ही। करना अब ये है कि वो जो स्कूल लेवल पे जितने एथलीट्स फुटबॉल खेलते हैं उनमें से टैलेंटेड को बाहर निकाल के तो तो अगर कोई स्कूल में शामिल करना है, ऐसी होंगी फेडरेशन जिसके अम्ब्रेला के नीचे अगर ऐसी लीग्स होना शुरू हो जाए, जी जी, तो मेरा ख्याल है क्या कि उस वो हवाले से promote सोचा है आपने कुछ? लीग के लिए आप शायद आपकी नज़र से गुजरा हो कि एक इनिशियल प्लान फेडरेशन ने प्रपोजल्स मुख्तलिफ लोगों से मांग लिए में, उसका काम अब शुरू हो गया है। सो यू विल सी, वी विल सी अ प्रोफेशनल लीग वेरी सून इंशाल्लाह। अच्छा, और सर जो हमारी यूथ है, जिस तरह से हमने बात की कि शुरू से ही इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन अभी हम एक बूम देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इस तरफ जो बच्चे आ रहे हैं फुटबॉल की तरफ, और उन्हें कई जगहों पे तो शुरू ही से ही डीमोरलाइज कर दिया जाता है कि इसमें आगे कोई फ्यूचर नहीं है। आप ऐसे बच्चों को, ऐसे टैलेंटेड बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हकीकत पसंद होना चाहिए। तो फुटबॉल को एज ए कैरियर ऑप्शन पहले हमें इस्टेब्लिश करने हैं, ताकि हमें किसी को यानी वो झूठ ना बोलना पड़े। तो पहले तो ये है कि हम फुटबॉल को पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा करियर ऑप्शन बनाएं कि मैं अपने बच्चे को कह सकूं कि आप लॉ या इंजीनियरिंग या आप किसी और ये भी आप देख सकते हैं, फुटबॉल भी आप खेल सकते हैं। अच्छा। तो पहली बात तो ये है। उसके बाद एक पाथवे जो होना चाहिए, क्लियर पाथवे, कि पहले एक बच्चा यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। दीज आर ऑल्सो यू कैन से कि वन ऑफ दोज चैलेंजेस जिसका आपने जिक्र कर दिया। तो फिर फेडरेशन उस पर भी कुछ कर रही है, पाथवेज बनाने पे भी? इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन कर रहे हैं बड़ी संजीदगी से इसको कर रहे हैं। अभी थोड़ा वक्त लगेगा जब फुटबॉल एक अच्छे करियर के तौर के ऊपर। लेकिन शायद साहब आप देख रहे हैं कि जिन चीज़ों की सहूलियत यहाँ मुयसर नहीं है, उनके लिए पाथवेज ऐसे बना दिए जाते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ पर हैं। तो ऐसे पाथवेज एक्सीलेंट। आप इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, लकीली फुटबॉल की जो इंटरनेशनल अथॉरिटी या जो पेरेंट बॉडी है फीफा, वो बहुत ही सुपर ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल है। सो वो जो हमारे जैसे मेंबर्स की कुछ कमियां होती हैं, वो उस वजह से भी आसानी से वो दूर हो जाती हैं। तो वो पाथवेज आपने बिल्कुल सही कहा, आई अप्रिशिएट, कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ तक जाने का रास्ता हम बना दें। देखिए सऊदी अरब वगैरह में भी बहुत सारी जी बहुत एक्सीलेंट आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। सो उसके लिए एक तो आप जानते होंगे कि हमने जिस वक्त ये इलेक्शंस हुए तो नई लीडरशिप ने आते ही एक इंटरनेशनली रीनाउंड कोच पाकिस्तान के लिए जो खुद एक लेजेंड की हैसियत रखते हैं। जी। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस भी हमारे लिए यानी उसमें कुछ आसानी होगी। बहुत शुक्रिया शाहिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में फुटबॉल की जो बहाली का सफर शुरू हुआ उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब करने जा रहे हैं बात एक ऐसे मसले पर जो हम सबका मसला है, और ख़ास तौर पर ज़्यादा ध्यान जो देती हैं वो ख़वातीन देती हैं, लेकिन अब अली वक्त बदल गया। आप भी अपने आप को बदले, जो मर्द हैं वो भी इस मसले पर तवज्जो दे रहे हैं। मसला क्या है जनाब? वो हमारे बालों का, हमारी स्किन का प्रॉब्लम है। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो उम्र, जिन्स और तबके की कैद से ये जो मसला है वो आज़ाद है। यानी बालों का इशू है, बालों का गिरना। किसी के बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं, किसी के बाल पतले हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, कोई हेयर
ट्रांसप्लांट के बाद भी परेशान है कि बाल ठीक से क्यों नहीं बढ़ रहे, और लोग अलग अलग रीजंस जो हैं वो बताते हैं इसकी। कोई कहता है ये हार्मोन्स का मसला है, कोई स्ट्रेस को जिम्मेदार इसका ठहरा देता है, और कोई सारा का सारा इल्जाम आपकी गट पर डाल देता है कि जी आपकी मैदे का मसला है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या बाल गिरने की वजह वाकई सिर्फ एक होती है, या फिर असल मसला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर इस तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालात के जवाब हमने जानने हैं, और जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर कंवल जवाद, क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मैं आगाज करता हूं क्योंकि मुझे वो हिना की एक्साइटमेंट पता है आपकी मौजूदगी की वजह से, तो इसे सबसे पहले मैं अपना सवाल करके साइड पे हो जाए तो फिर हिना को जो है ना आपके साथ अलाइन कर देते हैं। तो ये मुझे बताइएगा, लेडीज फर्स्ट नहीं है, लेडीज फर्स्ट नहीं है पहले आप, क्योंकि मर्दों का भी मसला है तो हमारी बात होनी चाहिए पहले। ये बताइए जो बाल गिरने वाला सिलसिला है और स्किन का मसला है, मर्दों में भी बहुत तेजी से देखने में आ रहा है, क्योंकि ये पहले इस तरह से हमें महसूस नहीं होता था, लेकिन जब से ये स्मॉग आई है और जब से ये जब आप माहौलियाती तब्दीलियां देख रहे हैं तो ये स्किन में भी तब्दीली दिखाई दे रही है। तो आप क्या कहेंगी कि किस तरह से इसको महफूज बनाया जाए? देखिए, महफूज बनाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि फिर हमें लाहौर से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लाहौर है, हमें यही रहना है। बिल्कुल, ये एक ओवरऑल प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया में मसला है ये। देखिए, सबसे पहले काउंट करती है हमारी जीन्स, हमारी जेनेटिक्स में ना ये चीज़ अगर शामिल है कि आपको अर्ली एज से बैल्डनेस स्टार्ट होनी है तो आप उसे कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। पहली बात तो ये जहन में रखनी है। अगर आपके पास कोई भी फैक्टर नहीं है, आपकी डाइट बड़ी अच्छी है, आपको एटमॉस्फेरिक कोई इशू नहीं है, आप केयर भी बहुत अच्छी करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ याद रखनी है वो आपकी जीन्स है। अगर आपकी जीन्स में बैल्डनेस का प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली आपको बैल्डनेस आनी ही आनी है, लेकिन आप एक अच्छी केयर से, अच्छी डाइट से उसे आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, जिल्द के हवाले से बात हो रही थी, बाल गिरने के हवाले से बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहबा प्लीज कंटिन्यू। और है ना, अगर आप कैन यू टेक द लीड? हाँ जी, बात कर रहे थे कि हम कॉजेज की ना, उसमें जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी डाइट आ जाती है, एटमॉस्फेयर आ जाता है, ये सब वो मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से आजकल हेयर फॉल बहुत बढ़ गया है। मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, इवन छोटे, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। अगर वेदर के हिसाब से बात करें तो आजकल आपको पता है डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा है। डैंड्रफ भी बेसिकली बालों के गिरने का सबब होती है। फिर बहुत सारे विटामिन्स हैं जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास विटामिन डी आ जाता है, विटामिन B12 है, जिंक है। आपको अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, आपकी ब्लड लेवल्स में कमी है, तो डेफिनेटली ये सब कॉज करवाता है हेयर फॉल का। और फिर स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेस भी एक बड़ा रीजन है हेयर फॉल का। तो ये सारी वो चीजें हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो गई हैं हमारे मुआशरे में, तो हेयर फॉल भी बढ़ गया। अच्छा, तो हमें ये डायग्नोज कैसे करना है कि हमारा मसला है क्या, जिसकी तरफ फिर हमें अटेंशन की ज़रूरत है, कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है, हम स्ट्रेस शायद ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई भी स्ट्रेस फ्री है, किसी ना किसी की टेंशन आप लेते ही हैं, आपको स्ट्रेस होती है। तो हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है? देखिए, डिफरेंशिएट करने के लिए डेफिनेटली हम बैठे हैं। हाँ ये आपने हमें कांटेक्ट करना है। उसका रीज़न ये होता है कि हर चीज़ आप डायग्नोस नहीं कर सकते। अगर आप अपनी सराउंडिंग को खुद जज कर सकते हैं और आपको पता है, आप बेसिक लैब्स करवाएं खुद से डॉक्टर के पास जाने से पहले, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी अच्छे डॉक्टर ने आपको सबसे पहले वो लैब्स लिख के देनी है, जिनमें आयरन प्रोफाइल है, विटामिन डी लेवल है, विटामिन B12 लेवल है, थायराइड का आपको ज़रूर वर्कअप करवाना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी कॉमन हो गया है, क्योंकि ये वो चीज़ें जिनकी वजह से हेयर थिनिंग, हेयर फॉल बहुत कॉमन होता है, इवन डैंड्रफ भी होती है। सो आप इन वर्कअप्स को करवा के किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उस अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपना प्रॉब्लम बताइए कि अगर जीन्स में मसला है तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए, जीन्स में प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी लैब्स के साथ स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आपके बालों के गिरने का जो मसला है उसे एक डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छे से सॉल्व कर सकता है। इवन अगर हार्मोनल प्रॉब्लम भी है, स्ट्रेस भी है, तो भी इन मसलों का हल आपके डॉक्टर के पास मौजूद है। खुद से जज ना करें, खुद से प्रोडक्ट्स का यूज ना करें। मैंने इस तरफ आना है। ये अब हमारा ट्रेंड है, एक तो सेल्फ मेडिकेशन जो हम करते हैं, किसी भी बीमारी की सूरत में भी हम शुरू हो जाते हैं कि ये एंटीबायोटिक मुझे इस मसले पर डॉक्टर ने दी थी, तो तुम भी यूज करके देख लो, शायद तुम्हें भी फर्क पड़ जाए, मसला सेम लग रहा है। एक ये तो वी नो कि ये बहुत डेंजरस है। इसी तरह प्रोडक्ट्स के हवाले से जरा बताएं कि हम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। सोशल मीडिया की जो जिंदगी है
उसका हमें भी पता है, बड़ी बखूबी पता है आपको भी और मुझे भी, कि वो जो दिखाया जा रहा होता है वो किस वजह से अच्छा दिखाया जा रहा होता है, उसकी क्या पेमेंट मिल रही होती है। लेकिन जो लोग हैं वो बड़े सीधे साधे से लोग हैं, वो किसी भी एक इन्फ्लुएंसर की बात मान के वही प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी डॉक्टर से रुजू किए। ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है और कितने नुकसानात इसके हो सकते हैं? देखिए, डेंजरस होने को तो ये 100% भी डेंजरस हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, क्योंकि हर प्रोडक्ट आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनी हुई। जो इन्फ्लुएंसर्स आपको बता रहे हैं, जो चीजें वो यूज कर रहे हैं, माइट भी अगर गलती से उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज की है, अव्वल तो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती, बिकॉज वही अगेन बात कि आप और मैं सोशल मीडिया की दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखा रहे हैं डेफिनेटली वो उन्होंने यूज कभी नहीं की होती। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी PR के लिए, मार्केटिंग के लिए वो उसे आपको बता रहे हैं, तो उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। अगर उन्होंने गलती से वो चीज़ कभी यूज़ भी की है, ठीक है, वो उन्हें बहुत सूट कर गई है, तो ज़रूरी तो नहीं वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छी हो। तो आपने कभी भी किसी से इम्प्रेस होके, इवन अपनी किसी फ्रेंड से भी, कि उसको इस चीज से आराम आया है तो मैं फैमिली में भी, फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली, आपकी सिस्टर को भी अगर आराम आया है तो जरूरी नहीं है कि आपको उससे आ जाए। तो मेरी तरफ से तो ये 100% डेंजरस साबित हो सकता है। आप प्लीज किसी से भी मुतासिर होके अपने लिए गलत प्रोडक्ट का इंतखाब ना कीजिए। ये खतरनाक भी हो सकता है और आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। सो ऐसी कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रही है, वो सब कुछ आपके लिए बना हुआ तो डॉक्टर साहब, अभी आप जो इंटरव्यू से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे हिना और आप लोग, तो ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे थे, आई वाज कंप्लीटली ऑब्लिवियस ऑफ दैट। मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि आप लोग किसके बारे में बात करें, तभी मैंने इनसे कहा कि टेक द लीड। लेकिन ये कितना डेंजरस हो सकता है मेरे लिए कि मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं। डेंजरस हो सकता है बिकॉज जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि लोग आपसे भी पूछेंगे कि आपके प्रोग्राम में जो गेस्ट आए थे उन्होंने इस चीज की रिकमेंडेशन दी है, आप क्या कहते हैं कि वो गेस्ट कितने रिलायबल हैं और उनकी बताई हुई रिकमेंडेशंस कितनी रिलायबल है। सो नो हाउ होना चाहिए। आप भले वो यूज ना करें, मैं उसकी आपको कभी भी आपको नहीं कहूंगी कि आप यूज जरूर करें, बट आपको नो हाउ होना चाहिए। क्योंकि आजकल इतना फास्ट है सब कुछ, इतना एडवांस है सब कुछ कि आपने जस्ट ChatGPT पे सब कुछ डालना है और आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी उसके क्या हार्म हो सकते। इवन आप यकीन करें, आप कहते हैं ना कि लोग बहुत सीधे साधे हैं, नो डाउट उसमें कुछ कैटेगरी होगी, बट पेशेंट्स हमारी रिकमेंड की हुई चीज़ों को घर जाके हमें मैसेज आता है पेशेंट का, मेरी असिस्टेंट या कोई भी मुझे बताता है कि मैडम आपने जो चीज़ प्रिस्क्राइब की थी, पेशेंट ये कह रहे हैं कि हमने यूज नहीं करनी है बिकॉज जब हमने उसे सर्च आउट किया है तो उसके ये नुकसान आते हैं। सो पेशेंट्स ऐसे भी हैं, उनको इतनी अवेयरनेस है और ये जरूरी भी है। आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर आप इस्तेमाल नहीं भी करे थे आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डब्बा में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ मौजूद थी और जो जो आपके बालों और जल्द के मसाइल थे वो हमने कोशिश की कि सब कवर करें। डॉक्टर साहब ने आपको टिप्स दिए कि उनके पास आएँ, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, आपको जरूरत नहीं है खुद से भी कोई प्रोडक्ट यूज करने की। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।